जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज के करंट अफेयर के साथ मैं हाजिर हूं। आज भी हम लोग 15 सवाल देखेंगे और 15 सवालों में हम कोशिश करेंगे कि कुछ भी आपका उससे रिलेटेड छूटे ना। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला सवाल। 10 फरवरी 2026 को डाक विभाग और एनएससी के बीच में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत यह समझौता हस्ताक्षर की तारीख से शुरू में कितने वर्षों के लिए वैध रहेगा, ये सवाल यहाँ पर बनाया गया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो समझौता हुआ है डाक विभाग और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो एनएससी यहाँ पर लिखा हुआ है, एनएससी का मतलब क्या है? एनएससी का मतलब जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसकी बात यहाँ पर हो रही है, उसके बीच में ये समझौता हुआ है। डाकघरों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से म्यूचुअल फंड उत्पादों का वितरण करना, ये इसका उद्देश्य है और ये 3 वर्षों तक रहेगा ये समझौता। डाक विभाग और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डाकघरों के पास विशाल नेटवर्क है और म्यूचुअल फंड उत्पादों का वितरण अगर करना है तो ये अच्छा माध्यम हो सकते हैं। 3 वर्ष की अवधि के लिए वैध है। आपसी सहमति से इसको फिर क्या किया जा सकता है? रिन्यूएबल किया जा सकता है, नवीनीकृत किया जा सकता है। एनएससी की स्थापना 1992 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। भारत में म्यूचुअल फंड का विनियमन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सेबी के द्वारा किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। आप जरा बताइएगा कि सेबी की स्थापना कब हुई थी? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये क्या है? सेबी। इसकी स्थापना कब हुई थी? अगला जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिएगा। 19 जनवरी 2026 से प्रभावी आरबीआई के नए दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से किस श्रेणी के बैंकों को एनसीडीसी को दिए गए ऋणों को प्राथमिकता प्रदान क्षेत्र ऋण मानने के प्रावधान से स्पष्ट रूप से बाहर कर दिया गया है? तो एनसीडीसी को दिए गए ऋणों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र मानने से क्या किया गया है? पीएसएल यानी कि प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग से बाहर कर दिया गया है। तो ये बैंक है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। कौन से बैंक है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये है। और ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अब एनसीडीसी ऋण प्रावधानों से बाहर कर दिए गए हैं। शहरी सहकारी बैंकों और लघु वित्त बैंकों को भी इस श्रेणी से बाहर रखा गया है, ध्यान रखिएगा। एनसीडीसी की स्थापना 1963 में हुई थी। सहकारिता मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निगम के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण है, पीएसएल जो है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, इसका उद्देश्य होता है अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों को ऋण प्रदान करना जिन्हें पर्याप्त ऋण नहीं मिलता है। जैसे बहुत सारे एग्रीकल्चर के क्षेत्र हैं, एमएसएमई के क्षेत्र हैं, जहां पर वैसे आसानी से ऋण नहीं मिलता है, तो वो बाध्यता कर दी जाती है कि इनको ऋण देना ही है। अगला सवाल है, 9 से 13 फरवरी तक भारतीय वायुसेना के साथ आयोजित संयुक्त हवाई अभ्यास के लिए रॉयल थाई वायुसेना ने कौन सा लड़ाकू विमान तैनात किया? तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है, रॉयल थाई वायुसेना और भारत की वायुसेना के बीच में ये अभ्यास हुआ है और ये JS-39 ग्रिपेन ये विमान था जो थाई वायुसेना ने तैनात किया था। और रॉयल थाई वायुसेना ने ये संयुक्त अभ्यास जो किया है इसमें ग्रिपेन JS-39 ग्रिपेन लड़ाकू विमानों के साथ पार्टिसिपेट किया है। ये ध्यान रखना है आपको, किसके साथ पार्टिसिपेट किया है? इसको ग्रिपेन बोलते हैं, JS-39 ग्रिपेन। और भारत का जो है वो सुकोई 30 MKI, IL-73 मिड एयर रिफ्यूलर और अवाक्स प्रणालियों को तैनात किया गया था। यह अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग और अंतर संचालियता का प्रतीक है। भारत और थाईलैंड के बीच राजनयिक संबंध 1947 में ही स्थापित हुए थे और ये अभ्यास दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच में परिचालन तालमेल को बेहतर बनाने के लिए आयोजित किया जाता है। अगला जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिए। राजस्थान बजट 2026-27 में युवाओं के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत घोषित ब्याज मुक्त ऋण की अधिकतम सीमा क्या रखी गई है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो ये 10 लाख है। जिनको राजस्थान का एग्जाम देना है कोई भी, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। कितना रखा गया है? 10 लाख रुपए तक का ऋण बिना किसी ब्याज के दिया जाएगा। 30,000 युवा इससे लाभान्वित होंगे। उत्तर प्रदेश के बजट पर हमने क्लास ले ली है, आईएएस प्रेप पर वो क्लास पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर भी उसको उपलब्ध कल करा दिया जाएगा। चरण 5A विस्तार की मंजूरी के साथ दिल्ली मेट्रो मेजेंटा लाइन की अनुमानित
कुल लंबाई क्या होगी जिससे यह नेटवर्क का सबसे बड़ा कॉरिडोर बन जाएगा? तो इसकी पूरी लंबाई हो जाएगी 89 किलोमीटर। बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मेट्रो की 89 किलोमीटर लंबाई होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये जो मैजेंटा लाइन 8 है, ये नोएडा बॉटेनिकल गार्डन और इंद्रलोक से जोड़ने वाले विस्तार के बाद 89 किलोमीटर लंबी हो जाएगी। और ये विस्तार पूरा होने पर ये दिल्ली मेट्रो नेटवर्क का सबसे बड़ा कॉरिडोर होगा। मैजेंटा लाइन अपनी पूरी लंबाई में पूरी तरीके से चालक रहित ड्राइवरलेस संचालन की सुविधा प्रदान करती है। ये सवाल एक बार पूछा गया था कि कौन सी लाइन ऐसी है, येलो लाइन है, ब्लू लाइन है, मैजेंटा लाइन है, इस तरीके से वहां पे लाइन है, पिंक लाइन। तो मैजेंटा लाइन है, ये ड्राइवरलेस है। और दिल्ली मेट्रो का परिचालन आधिकारिक तौर पर 2002 में शुरू हुआ था और भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा 1984 में कोलकाता में शुरू की गई थी। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार असम में बाघों की आबादी 2006 में 70 से बढ़कर 2022 में कितनी हो गई है? कहां पर? असम की बात हो रही है, तो ये हो गई है 227। 2006 में ये आबादी केवल 70 थी, अभी बढ़कर 2022 में 227 हो गई है। काजीरंगा, मानस और ओरंग जैसे राष्ट्रीय उद्यानों में कड़े संरक्षण प्रोग्राम जो चलाए गए। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर हमारे यहाँ शुरू हुआ था और बाघों के संरक्षण के लिए इसका प्रारंभ किया गया था। और प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अपने एक सींग वाले गैंडों के लिए भी प्रसिद्ध है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। तो एक सींग वाले गैंडे जो है वो काजीरंगा में मिलते हैं। अगला जो प्रश्न है, पोखरण में अभ्यास वायु शक्ति 26 के दौरान भारतीय वायुसेना ने किस विशिष्ट नामित ऑपरेशन की सफलता का प्रदर्शन किया? यानी कि यहाँ पर एक सफलता है जिसको प्रदर्शित किया गया, तो वो है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर ये राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण रेंज में ये किया गया है। ये अभ्यास वायु शक्ति 26 ये अभ्यास है, नाम याद रखिएगा। और भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का आधिकारिक प्रदर्शन यहाँ पर किया है। वायु शक्ति अभ्यास भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता का एक त्रैमासिक प्रदर्शन है। हर 3 महीने त्रैवार्षिक प्रदर्शन है, हर 3 साल पे ये किया जाता है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभः स्पृशः दीप्तम, आकाश को महिमा के साथ छुओ। और इस अभ्यास में स्वदेशी प्रचंड लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर और राफेल विमानों ने भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में वित्तीय वर्ष 26-27 के अंत तक ऋण जीएसडीपी अनुपात का क्या लक्ष्य रखा गया है? ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो ये अनुपात का जो लक्ष्य रखा गया है वो 23.1% लाने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बताना चाहता हूं, महामारी के दौरान ये अनुपात 33.4 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन अभी ये लक्ष्य रखा गया 23.1%। यूपी बजट 26-27 का कुल आकार 9.12 लाख करोड़ रुपए है। राजकोषीय घाटे को 30-31 तक, जीएसडीपी के 30% तक सीमित करने का, कितने 3% तक सीमित करने का ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में स्थल रुद्ध राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा है। इसकी रैंक क्या रही है? फर्स्ट। और ये किसके द्वारा जारी किया गया है? नीति आयोग के द्वारा। अगला जो सवाल है, 12 से 18 फरवरी 2026 तक मनाए गए 68वें राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह का विषय क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और इसका विषय है विकास के इंजन के रूप में क्लस्टर, एमएसएमई में उत्पादकता को अधिकतम करना। ये रखा गया है 12 से 18 फरवरी 2026 तक मनाए गए 68वें राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह का विषय। और 12 से 18 फरवरी के बीच में ये राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के द्वारा मनाया गया, एनपीसी के द्वारा। 1958 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। भारत एशियाई उत्पादकता संगठन का संस्थापक सदस्य है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? टोक्यो। तो ये एशियाई वाला जो है इसका मुख्यालय टोक्यो में है। और इस पहल का उद्देश्य भारत के औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में उत्पादकता संस्कृति को प्रोत्साहित करना है। अगला सवाल है, नई दिल्ली में सीबीआई और I4C द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में डिजिटल धोखाधड़ी से जुड़े किस उभरते मानव तस्करी खतरे को विशेष रूप से उजागर किया गया? तो यह है साइबर स्लेवरी, साइबर दास्ता की बात इसमें की गई है। ये गंभीर एक खतरा माना गया है, गंभीर चुनौती मानी गई है। और साइबर दास्ता का मतलब है डिजिटल धोखाधड़ी केंद्रों में जबरन श्रम के लिए व्यक्तियों की
तस्करी करना, यानी कि साइबर दास्ता डिजिटल धोखाधड़ी केंद्रों में आपको काम कराने के लिए क्या किया जाए, व्यक्तियों की तस्करी की जाए, खरीदा बेचा जाए। I4C गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के रूप में कार्य करता है। सीबीआई की जो स्थापना है वो 1963 में भ्रष्टाचार और जटिल अपराधों की जांच के लिए की गई थी। साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 है। आपको बताना चाहता हूं कि ये सीबीआई जब बना था तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत था, लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि अब ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं है, तो आपको बताना है अब कि ये किस मंत्रालय के अंतर्गत अभी आता है। अगला जो प्रश्न है, 10 फरवरी को शुरू की गई दिल्ली लखपति बिटिया योजना के तहत पात्रता के लिए वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा कितनी रखी गई है? तो अगर दिल्ली लखपति बिटिया योजना के तहत पात्रता चाहिए तो वार्षिक जो आय सीमा है 1.2 लाख रुपए रखी गई है। उद्देश्य क्या है? बालिकाओं की शिक्षा और उनके भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा। 1.2 लाख रुपए ये वार्षिक पारिवारिक आय सीमा होनी चाहिए जो बच्चा लाभ लेना चाहता है उसके घर की। ये योजना वर्ष 2008 में दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई लाडली योजना का संशोधित रूप है। योजना के तहत बालिकाओं को उनकी 18 वर्ष की आयु या स्नातक पूर्ण होने पर वित्तीय लाभ प्राप्त होता है और ये योजना प्रति परिवार अधिकतम 2 जीवित बालिकाओं तक ही लागू होती है। 1.2 लाख और यहाँ पर 18 साल या यहाँ पर ग्रेजुएशन की बात की गई है। और तीसरी चीज है कि 2 जीवित बच्चों के तक ही ये सीमित है। अगला जो प्रश्न है, मेती द्वारा कौशल रथ मोबाइल प्रयोगशाला पहल किस राष्ट्रीय कार्यक्रम के तत्वाधान में शुरू की गई थी? तो ये जो शुरू की गई है कौशल रथ, ये युवा AI फॉर ऑल राष्ट्रीय अभियान के तहत एक पहल के रूप में इसको शुरू किया गया है। मेती का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है और उसके द्वारा संचालित एक मोबाइल AI शिक्षण वैन, यह है कौशल रथ। और कौशल रथ को युवा AI फॉर ऑल राष्ट्रीय अभियान के तहत शुरू किया गया है। इसमें इंटरनेट सक्षम कंप्यूटर और AI प्रशिक्षण के विभिन्न अत्याधुनिक मॉड्यूल उपलब्ध कराए गए हैं। उद्देश्य है दूर दराज के क्षेत्रों के जो छात्र हैं, युवा हैं, उनको AI साक्षरता प्रदान करना। और ये कार्यक्रम AI कौशल विकास के लिए 4 घंटे का निःशुल्क स्वगति वाला पाठ्यक्रम प्रदान करता है। भारत सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अंत्योदय दिवस के रूप में घोषित किया था? तो अंत्योदय दिवस के रूप में 2014 में इसकी घोषणा की गई थी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की वो 58वीं जयंती थी जब अंत्योदय दिवस की घोषणा की गई थी। दीनदयाल उपाध्याय जी को जो जाना जाता है वो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, एकात्म मानववाद के दर्शन के प्रणेता के तौर पर जाना जाता है। अंत्योदय का अर्थ है समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति का उत्थान और कल्याण करना। तो भारत सरकार ने 2014 में ये घोषणा की थी कि अब इसको अंत्योदय दिवस के तौर पर हम मनाएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म मथुरा जिले में हुआ था। एक प्रमुख राजनीतिक विचारक थे। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम उनके सम्मान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया है। अगला जो सवाल है, 20 फरवरी 2026 से प्रभावी संशोधित IT नियम 2021 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चिन्हित AI जनित या डीप फेक सामग्री को कितनी समय सीमा के भीतर हटाना होगा? तो ये केवल 3 घंटे, अगर इसमें कोई ऐसी सामग्री पड़ती है तो 3 घंटे के अंदर ही हटाने का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। और ये नियम गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए सोशल मीडिया बिचौलियों को जिम्मेदार बनाता है। डीप फेक का मतलब है कि AI का उपयोग करके बनाई गई भ्रामक डिजिटल सामग्री, वो फोटो भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है। नियमों के अनुसार प्लेटफॉर्म अब सामग्री से AI लेबल या मेटा डेटा को हटा नहीं सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। सामग्री से AI लेबल या मेटा डेटा को नहीं हटाएंगे। और ये पहल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेती द्वारा साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। अगला जो प्रश्न है, भगवान बुद्ध के पवित्र देवनीमोरी अवशेष जो हाल ही में श्रीलंका में प्रदर्शनी के बाद भारत लौटे हैं, किस भारतीय राज्य से संबंधित है? देवनीमोरी अवशेष गुजरात के साबरकांठा जिले में एक प्राचीन बौद्ध पुरातात्विक स्थल से संबंधित है। यहाँ पर क्या, साबर कांठा, यहाँ से ये रिलेटेड है और प्राचीन बौद्ध पुरातात्विक स्थल से संबंधित है। इन पवित्र अवशेषों को हाल ही में श्रीलंका के कोलंबो स्थित गंगारामय मंदिर में प्रदर्शित किया गया था।
देवनी मोरी में खुदाई 1960 के दशक के दौरान की गई थी, जिसमें बुद्ध के अवशेषों वाली एक मंजूषा मिली थी। ये प्रदर्शनी भारत और श्रीलंका के बीच गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों का प्रतीक है। गुजरात में देवनी मोरी और वल्लभी जैसे स्थल प्राचीन काल में बौद्ध धर्म और शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं। आपको इन 15 प्रश्नों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। 15 मिनट में इसको हमने कंप्लीट किया और इसके जीके को भी हमने कंप्लीट किया। आपको ये कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है, चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करके, अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके, और अगर अच्छा लगता है तो दूसरों तक पहुंचा के तब आगे बढ़िएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर किसी नए एपिसोड में।